स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो यूनिट में पढ़ा रहा था पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम शायद दिसंबर तक होगा, ऑनलाइन एग्जाम, तो उम्मीद करते हैं तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो एक बार फिर आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ पदार्थ। ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पदार्थ में आपको बता चुका था, ठीक है, पदार्थ में बता चुका था। पूरी जो हमारे पास सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी है? पदार्थों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो पदार्थ की अवस्थाएं मेनली तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, आज में प्लाज्मा और जो चौथी और पांचवी अवस्था है, ठीक है, प्लाज्मा है और बोस्ट, आइंस्टाइन, कंडेंसर। ठीक है, 4-5 अवस्थाएं हो गई, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अवस्थाएं कैसी हैं। लेकिन उसके बाद उससे पहले जो टॉपिक रह गया था इसमें ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। मेनली किसके आधार पर होता है फ्रेंड्स, आप याद रखिए, ताप के आधार पर। जैसे ठोस को गर्म करके द्रव बनेगा ना, तो मतलब ताप दूंगा तो द्रव बन जाएगा। और दूसरा याद रखिए, दाब के आधार पर। ठीक है, दाब के आधार पर मतलब मैं पदार्थ की अवस्थाओं को दो प्रकार से बांट सकता हूँ या दो प्रकार से कर सकता हूं परिवर्तन। ठीक है, एक ताप देकर, एक दाब देकर। ठीक है ना। तो आप इसी को समझिए कि ताप देकर कैसे होगा और दाब देकर कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ताप वाला समझते हैं। ठीक है, आप समझ जाइए पहले, उसके बाद हम इसके प्रश्न कर लेंगे। तो आप इसी को समझिए कि टेम्परेचर से क्या होगा। ठीक है, टेम्परेचर से क्या होगा जब हम गलनांक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आप एक बात याद रखिए, ठीक है, जब हम ठोस के कणों को क्या करते हैं फ्रेंड्स, गर्म करते हैं। ठीक है, ठोस के कणों को जब गर्म करते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम गर्मी दे रहे हैं, जिससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जो ठोस के कण होते हैं। ठीक है, पहला वाला समझिए, ये ठोस है, इसमें अनेक कण होंगे, इसको हमने गर्म किया। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है गर्मी से, ठीक है, वो इन कणों के बीच निकल जाती है, कणों के बीच से निकल जाती है, मतलब इन आकर्षण बल के बीच से निकल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ठोस है, ठोस के मैंने दो कण ले लिए। ठीक है, इन दो कण के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा होगा उसके बीचों बीच ऊर्जा निकल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ठोसों में अगर मैं ठोसों को मैं गर्म करूं तो क्या होता है, उनमें कंपन होती है। ठीक है ना, और धीरे धीरे इतना गर्म कर देंगे द्रव बन जाता है। ठीक है, तो आप इसी को समझिए। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पदार्थ गल जाता है और इसे हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। मतलब क्या होता है, जब ठोसों को गर्म किया जाता है तो उससे जो ऊष्मा, जो गर्मी होती है, ठीक है, जो ऊष्मा गर्मी प्रकट होती है, जो निकलती है, वो कणों के बीचों बीच चली जाती है, मतलब आकर्षण बल के पार कर देती है, उन कणों को अलग कर देती है। और वो कण जब अलग होते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब पदार्थ क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गल जाता है, और वही गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, गलनांक की परिभाषा। ठीक है ना। तो गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम ताप, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ गल जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ताप का प्रभाव, समझ रहे हो ना आप, ताप का हम चेंज कर रहे हैं। तो मेनली एग्जाम में बर्फ का पूछता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बर्फ का गलनांक, ध्यान रखना, बर्फ ठोस रूप में होती है और पानी जो होता है, बर्फ जो होती है नॉर्मली पानी की होती है। और एक चीज ध्यान रखो, पानी तीन अवस्थाओं में रहता है। ठीक है, रह सकता है गैस में भी, ठीक है ना, जल वाष्प के रूप में। तो मैं अगर बात करूं, बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ध्यान रखिए, ताप का इंटरनल सिस्टम में एसआई मात्रक जो है केल्विन है, डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन एसआई में कह रहा हूं मैं, एसआई में केल्विन है। तो 273 केल्विन कह सकते हैं आप, अगर 1.15 को हटा दें तो केवल 273 राउंड फिगर में कह सकते हैं 273 केल्विन, या ध्यान रखिए फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कह सकते हैं 273 केल्विन किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक, आप इसी को समझ जाइए। तो बर्फ का गलनांक होता है इतना, एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, मतलब यहां से साफ है, अगर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस या किसी भी सेल्सियस ताप को मुझे केल्विन में बदलना है तो उसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 273। ठीक है, और केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर हम बोलूंगा कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, फॉर एग्जांपल आप समझ जाइए यहाँ पर इसको, मतलब मैं सी को के में बदल रहा हूँ, सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस तो सी है और इसमें मुझे 273 जोड़ देना है। तो कितना आएगा जोड़ के देखिए, 7 और 3 10, 7 और 10 और 1 11, 2 और 1 3, 310 केल्विन, जो कि मानव शरीर का ताप मैंने दिया था, देख लिया आप।
मानव शरीर का ताप होता ही है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इतना होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मुझे सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो मुझे 273 ऐड कर देना चाहिए सेल्सियस में, ठीक है। तो आप इसी को समझिए। तो नॉर्मली एग्जाम में बर्फ का गलनांक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ठीक है। यहीं पर आप समझ जाइए ऊर्ध्वपातन क्या है और निक्षेपण क्या है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो ऊर्ध्वपातन समझिए, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो सिंपल है, ध्यान रखिए, जब कोई ठोस डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है, मतलब बिना द्रव अवस्था में आए हुए। नॉर्मली क्या होता है कि कभी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर, तो वो द्रव में बदलता है, ठीक है। जैसे बर्फ द्रव में बदल जाती है, ठीक है, और गैस में भी बदलती है सीधे, ठीक है ना। बर्फ अगर सीधे जलवाष्प में बदलेगी तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और बर्फ अगर द्रव में बदलेगी तो नॉर्मली वो क्रिया है, ठीक है। अगर ठोस गैस में बदलती है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके टीचर में भी आएगा और एनसीईआरटी में भी दिया है, कपूर या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ध्यान रखिए, अमोनियम क्लोराइड एक सफेद चूर्ण जैसा होता है, ठीक है। पदार्थ सफेद चूर्ण जैसा होता है, नमक जैसा चूर्ण होता है, जैसा वैसे ही होता है। ध्यान रखिए, इसको हम नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नौसादर, ठीक है। नौसादर भी कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को, या कपूर, हम दूसरे पदार्थ हम कपूर लें। अगर मैं इसका चूर्ण, नौसादर या इस दोनों में से कोई भी ले लो, इसका चूर्ण अगर मैं बर्नर में गर्म करूं, ठीक है, बर्नर में अगर मैं इसको क्या करूं फ्रेंड्स, गर्म करूं, तो क्या होता है, अगर मैंने इसमें यहाँ पर चूर्ण रखा हुआ है तो ये चूर्ण क्या होता है, द्रव में नहीं आता है, सीधे गैस बन जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल उसमें दिया हुआ, यहाँ पर रुई लगी हुई है, आप देख लेना। तो अगर मैं नौसादर को गर्म करूं, चूर्ण को मैं गर्म करूं, तो वो सीधे गैस रूप में परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का क्या हुआ है, ऊर्ध्वपातन हुआ है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन वही कपूर के साथ भी होता है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। कहीं पर आप पूछना है तो आप कमेंट में पूछिए। क्लियर है ना आपको ये? अब इसी का उल्टा अगर आप बोलोगे सर ऊर्ध्वपातन का विपरीत क्या है, तो निक्षेपण। ध्यान रखिए, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। पहले आप ये समझिए, ऊर्ध्वपातन जब ठोस, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड ठोस रूप में था, मैंने गर्म किया तो गैस बन गया सीधे, ठीक है ना। क्लियर है? जब निक्षेपण क्या होता है, जब गैस का ठोस रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ही इसका एग्जाम्पल है। आप देखिए होता क्या है, एक बार आप फिर समझिए, ठीक है। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण एक साथ समझिए। यहां पर देखिए, ये कोई बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई बर्नर है, यहां से आग यहां पर लगी हुई है, सोचिए। और यहाँ पर मैंने चीनी की प्याली या चीनी मिट्टी का कप होता है, उसको, उसमें आप गर्म कीजिए इसको। जैसे तो चीनी की प्याली आप समझिए, कोई अगर ये ट्रे मैंने यहाँ पर रखी है गर्म करने के लिए, इसके ऊपर मैंने उल्टी कीप लगा रखी है, ठीक है, जो उसमें लगी हुई है, और यहाँ पर मैंने रुई लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पर NH4Cl का चूर्ण है, नौसादर NH4Cl। गर्म करने पर क्या होता है, ये NH4Cl गैस के रूप में निकल जाती है बाहर। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का तो गैस में चेंज हुआ, और बाहर तो नहीं निकलेगी क्योंकि रुई लगी हुई है, धीरे धीरे छनेगी। लेकिन जब उसी गैस को हम कुछ देर रुकें, तो गैस को जब वो ठंडी होती है, आपको पता होना चाहिए कि गैस जब ठंडी होती है तो नॉर्मली क्या होती है, द्रव में बदलती है ना। गैस जब ठंडी होगी द्रव में बदलेगी। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब ये कुछ समय बाद देखेंगे, तो यहाँ पर ये किनारे पे इसके, यहाँ पर चित्र में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए क्या होता है, ठोस रूप में चिपक जाती है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। गैस से किस रूप में चिपक गई, ठोस रूप में, मतलब पुनः अपनी स्थिति में आ गई, जो कि यहां पर चिपक गई, ठीक है। अगर गैस से ठोस बनेगा तो वो निक्षेपण कहलाएगा, और ठोस से गैस बनेगा और तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो यहीं पर आप देखिए अमोनियम क्लोराइड के एग्जांपल में, अमोनियम क्लोराइड ठोस है, उसको मैंने गर्म किया तो गैस बन गया, और पुनः वो गैस ठोस में यहाँ पर किनारे पे चिपक गई। कहने का मतलब ये है, आप इसको समझ गए होंगे। तो इस चीज को आप समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। शब्दावली को आप समझिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप शब्दावली समझते हैं, ठीक है, अगर आप शब्दावली समझते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। निक्षेपण क्या आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ सकता है NH4Cl, ठीक है। जैसे बोरेक्स पूछता है, बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं, और नीलत होता है, इसको मैं आपको लिखा दूंगा जो मेन है। तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। हाई स्कूल स्तर का है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। अगर आपको अभी पूछना है तो आप पूछिए, ठीक है ना। तो आगे देखिए फ्रेंड्स में, तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा आप समझते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दाब के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग प्रेशर, दाब के आधार पर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने ठोस CO2 का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ठोस CO2 का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठोस CO2
कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, आपने ये बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन क्यों कहते हैं आप समझिए इसको, शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है ना, इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज सोचिए, बर्फ आपने देखी है सफेद होती है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी सफेद जैसे दिखेगी, ठीक है ना, और बर्फ होगी तो इसका मतलब वो ठोस होगी थोड़ा पानी या गैस के मुकाबले। तो होता क्या है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि दाब को दें या दाब के बढ़ाने पर, ठीक है, दाब के बढ़ाने पर, ठीक है ना, और ताप के घटने से गैस क्या होती है, द्रव रूप में बनती है, ठीक है। ध्यान रखिए मैंने एक वर्ड बोला यहाँ, एक सेंटेंस बोला, दाब के बढ़ने व ताप के घटने से, ताप के घटने से क्या होती है, क्या होती है फ्रेंड, ताप के घटने से गैस द्रव में बदलती है, ठीक है। गैस क्या होती है, जो गैस होती है किस में बदलती है, द्रव में बदलती है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, पहले इसको आप समझ जाइए। जब हम प्रेशर देते हैं, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो गैस, अगर गैस को हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो द्रव बन जाएगा, ठीक है, और ताप कम करूँगा गैस का तो वो द्रव बन जाएगा। जैसे आपने संघनन सुना है बादल का, तो मतलब संघनन केस में क्या होता है, हमारे पास वाष्प रहती है, और वाष्प मतलब गैस, और वाष्प को में अगर जब ताप कम होता है वाष्प का तो वो बादल के रूप में दिखती है। या गिलास के बाहर मैंने कहा था कि जो बूंदें चिपक जाती है वो भी जलवाष्प होती है, ठीक है, बाहर की। तो बाहर की कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब बाहर की जलवाष्प का ताप कम होता है तो वो बूंदों के रूप में दिखती है, वही द्रव है, क्लियर है। और प्रेशर के बढ़ने पर भी वही केस होता है। मतलब मुझे, अगर कहने का तात्पर्य यह है, अगर मुझे किसी गैस को ठोस मुझे किसी गैस को द्रव बनाना है तो मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यही करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं लैब में, नॉर्मली क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब, ये तो वायुमंडल का है, या लैब में तो हम संपीड़ित करते हैं, वैसे लैब में अलग संपीड़ित करेंगे। जब वायु का दाब जब 1 ATM हो, ठीक है, मतलब कहना कि यहाँ पर यह है कि जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो, ध्यान रखिए दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर वो है, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब का मात्रक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। वैसे दाब का दूसरा मात्रक पास्कल है, ठीक है ना। ध्यान रखिए जब लैब में, चलो लैब में लेते हैं पहले, जब लैब में क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 जो गैस है हमारे पास, उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, या क्या करते हैं, उसका ताप क्या करते हैं हम, ताप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो वो द्रव बनेगा। मतलब क्या होगा, पहले आप स्टेप समझिए, यहां पर देखिए मैं स्टेप लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, CO2 को आप समझिए, पहले CO2 को मैंने क्या किया, संपीड़ित किया कह सकते हैं आप, संपीड़ित किया कह सकते हैं, या क्या किया हमने, उसको गर्म किया, कुछ भी कह सकते हैं, संपीड़ित किया तो वो द्रव बनेगा, ठीक है, द्रव रूप में आएगा CO2। और फिर हम इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको कंप्रेस करेंगे, या उसको और हम क्या करें, और हम उसको वो यहाँ पर गलती से गैस लिखा गया था, यहाँ पर हम ठोस लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ठोस रखिए, वो गलती से गैस लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि CO2 को कंप्रेस किया, या कह सकते हैं यहाँ पर सॉरी, ताप बढ़ाया तो द्रव बना, और द्रव को हमने कंप्रेस किया तो ठोस बना। ध्यान रखिए कंप्रेस जब हम करते हैं तो अणु क्या होते हैं, नजदीक आते हैं, ठीक है, अणु नजदीक आएंगे ना, क्योंकि अणु जितने नजदीक आएंगे उतना ठोस होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में जब ठोस रूप मुझे CO2 का प्राप्त होता है तो ये बर्फ जैसा दिखता है, सफेद बर्फ जैसा दिखता है, काफी ठंडा होता है ये। तो आपको पता होना चाहिए यही शुष्क बर्फ है, ठीक है। तो ये साइकिल इसकी चलती है, ठीक है ना। गैस वाली CO2 थी, गैस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर गलती से लिखा था गैस यहाँ पर आएगा, तो CO2 गैस को ताप दिया, द्रव बना, द्रव को कंप्रेस किया, दबाया उसको, क्योंकि हम दाब बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ने पे क्या होगा, ठीक है ना, ये ठोस बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कण नजदीक आएंगे ना, कण नजदीक आएंगे तो ठोस बन जाएगी। और यही ठोस CO2 हम देखते हैं, ये सोडा वाटर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सफेद सफेद जो इफेक्ट होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, रूही जैसा लगेगा आपको ये, ठीक है ना, काफी ठंडा, इमेज में आप देख लेना। तो ठोस CO2 इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी समझ होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद हम आगे इसमें पढ़ते हैं, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, वाष्पीकरण, ठीक है। तो वाष्पीकरण आप देखिए, वाष्पीकरण क्या है, सिंपल सा उसमें दिया हुआ है वाष्पीकरण। तो आप इसको समझिए, सिंपल है कि किसी द्रव के, ठीक है, नॉर्मली भाप बनने से इसका मतलब है उबलने से नहीं है, ध्यान रखिए, किसी द्रव के या किसी जब कोई द्रव क्वथनांक से पूर्व, ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्योंकि क्वथनांक में उबल जाता होगा, आप क्लियर करो इसको, क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक है, जल का वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। क्वथनांक
क्वथनांक से कम ताप पर, क्यों क्वथनांक में उबल जाएगा तो उससे कम ताप पर, ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान होना चाहिए और वो जो द्रव है वो गैस में बन जाएगा, वही हम वाष्पीकरण उसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए एक बात इसमें, ये सरफेस की एक घटना है, सतही घटना कहते हैं इसको, सतह पर होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या है, वाष्पीकरण किस पर होता है, सतह पर तेज होता है, ठीक है, वाष्पीकरण तेज होगा ना, क्योंकि हमारे कपड़े सूखते हैं तो वो वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या होता है, सतह पर तेज क्यों होता है, ठीक है ना, सतह पर भाप जल्दी क्यों बनती है, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि जो द्रवों की सतह होती है, जो द्रवों की सतह होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा, जो द्रव की सतह है, यहाँ पर जैसे सतह आप देखिए तो यहाँ पर क्या होगी, कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तेज होगी, ठीक है। कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तेज होगी, तो वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। मतलब काफी तेज यहाँ पर गति करते हैं सतह पर, जबकि द्रव उतने तेज नहीं करते हैं, ठोस तेज करेंगे ना, नजदीक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव होने के कारण फिर भी कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है इनकी कि अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब आकर्षण बल लगता है और इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो आप इसी को समझिए, तो ये मुक्त हो जाएंगे, तो सीधे मुक्त होंगे तो मतलब क्या होगी, वाष्प बनेगी, इसलिए हमारे कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। फिर सुनिए कि जो द्रव होते हैं सतह पर, जो सतह पर द्रव होता है उसमें कणों की गतिज ऊर्जा, आपस में जो गति करने की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्या होता है, दूसरे कण जो होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, दूसरे कणों के आकर्षण बल जो उनके बीच होता है, ठीक है ना, उनसे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं मतलब, ठीक है, या अपने आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, काफी तेज गति करते हैं, एक स्थिति आती है वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और सीधे भाप बन जाते हैं द्रव से। तो द्रव से सीधे वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है यही वाष्पीकरण है, और यही जल वाष्प भी होती है, ठीक है, हमारे वातावरण में भी मौजूद है, ठीक है ना। जल वाष्प, पानी का वाष्प बनना है, वाष्पीकरण बादल का बनना, ठीक है। तो बादल का बनना वैसे वाष्पीकरण नहीं है, ठीक है, संघनन है वैसे वो वाष्प के बाद ही घटना है। जब क्या होता है, वाष्प कम ताप हो जाता है वाष्प का, तो ये बूंद रूप में आता है, तो उसको हम संघनन कहते हैं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन भाप आप समझ जाइए नॉर्मल है कि सतही घटना है, बस इतना आप याद रखिए। उसमें दिया है एग्जाम सिलेबस में भी आपके पास, ये तो पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो एक ये सतही घटना है। अब इसे हम पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ठीक है ना। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, आप लिख लीजिए। वाष्पीकरण को मतलब जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो कम और तेज कब होती है, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, क्योंकि सतही घटना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उनके अणु आपस में क्या हो रहे हैं, काफी तेज गति कर रहे हैं, एक स्थिति आ रही है कि इतनी तेज आ रही है वो सीधे भाप बन जा रहे हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता ही है, ठीक है। द्रव का वाष्प बनता ही है, क्योंकि हम पानी अगर खुला छोड़ दें तो उसका धीरे धीरे वाष्प बन जाता है, ठीक है, आप इसी को समझिए, ठीक है ना। तो प्रभावित करने वाले कारक देखिए कौन कौन है, ठीक है ना। तो पहला कारक आप याद रखिए, सतही क्षेत्र। सतही क्षेत्र बढ़ने पर, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। क्यों, सोचिए, हम कपड़े फैलाकर डालते हैं बस, ठीक है, हम कपड़े फैलाकर डालते हैं, तो कपड़े फैलाकर डालेंगे तो भाप जल्दी बनेगी, ठीक, क्लियर हो गया। तो सतही क्षेत्र जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी तेज होगी, ठीक है। दूसरा आप याद रखिए, ताप वृद्धि, ठीक है, ठीक है ना। तभी हम धूप में रखते हैं, जितना ज्यादा ताप देंगे, कोई गीला कपड़ा है, जितना ज्यादा ताप उसको हम देंगे तो वाष्पीकरण उतना तेज होगा। क्यों होगा, क्यों, कारण जरूर पड़ना है, क्योंकि ताप बढ़ने पर कणों के जो अणु है वो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। वही वाली बात जो मैंने पहले बताया था, ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सीधे भाप बन के उड़ जाएंगे ऊपर, ठीक है। दूसरा कारण सिंपल सा है, आपने ज्यादा इसमें उतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तीसरा याद रखिए, वायु में वृद्धि, वायु में वृद्धि, ठीक है। तो वायु में वृद्धि होती है, जब तेज हवा चलती है तो फिर भी क्या होता है फ्रेंड्स, कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है ना, कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि वायु में क्या होता है, वायु जब चलेगी तो कपड़ों जो अणु है उनके बीच में उनसे टकराएगी या उनके अणु आपस में मिलेंगे, ठीक है। अणु मिलेंगे तो गति ऊर्जा तेज होगी, तो वो सीधे मुक्त हो जाएंगे, फिर भाप बन जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कहने का ये है आस है कि कणों की गति ऊर्जा जितनी तेज होगी उतने वो वाष्प जल्दी बनते रहेंगे, ठीक है ना। उसके लिए जिम्मेदार है सतही क्षेत्र, ताप और वायु, ठीक है। वैसे आर्द्रता भी है इसमें, आर्द्रता भी दिया हुआ है, चौथा आर्द्रता। तो आर्द्रता किसको कहते हैं, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जल वाष्प है, जल वाष्प मतलब जल और वाष्प, जल की वाष्प, जल वाष्प हम कहते हैं आर्द्रता, ठीक है। हमारे चारों तरफ जल वाष्प जो है, ठीक, वो भी वाष्पीकरण के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर हमारे चारों तरफ जल वाष्प ज्यादा होगी, ज्यादा, तो ध्यान रखना फ्रेंड, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी, वाष्पीकरण कम होगी ना,
क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे वातावरण में भाप है तो वो उसको क्या नहीं करने देगा, उसको भाप नहीं बनने देगा, ठीक है ना। और वाष्प, अगर जल वाष्प की मात्रा कम है, साफ है, ठीक है, आर्द्रता कम है, साफ है मतलब, ठीक है, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया ज़्यादा तेज होगी, ठीक है, गर्मी पर्याप्त मिल पाएगी, ठीक है। तो जल वाष्प की मात्रा से भी कहीं ना कहीं वाष्पीकरण की प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो आप देखिए, पूछ सकता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है सतही क्षेत्र, ताप, वायु में वृद्धि, आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, पहले ही अगर आप सोचिए ना, नमी होगी, वातावरण में नमी होगी अगर फॉर एग्जाम्पल, तो कपड़े क्या सूखेंगे, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में कपड़े कम देर में सूखते हैं, मतलब देर में सूखते हैं कह सकते हैं। तो आप इसको समझ जाइए, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कहीं पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी बेस, जो बेस आपको दिया हुआ, मैं आपको बहुत बेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो, अन्य एग्जाम में भी आपके काम आए, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से हम पढ़ लेते हैं पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है फ्रेंड्स प्लाज्मा, ठीक है। फटाफट आप समझ जाइए इसको, थोड़ा मैं आपके अंदर समझ बना रहा हूँ इसके, प्लाज्मा क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में, ठीक है ना। देखिए, ये है ठोस, ये है द्रव, ये है गैस, ठीक है, और ये है प्लाज्मा, चौथी अवस्था फिलहाल, ठीक है। आप याद रखिए, क्लियर है। ठोस को गर्म किया, द्रव बना, द्रव को गर्म किया, गैस बना, गैस को काफ़ी गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, ठीक है। इतना आप पहले समझ आइए, गैस को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लाज्मा बनेगा, ठीक है। मतलब गर्म करने पे ही यहाँ पर हम ताप का प्रभाव हम देख रहे हैं कि ताप के प्रभाव से अवस्था परिवर्तन हो रही है, प्लाज्मा। अब आप समझिए प्लाज्मा हो क्या रहा है। जैसे हम ठोस हम देख रहे हैं कि ये मार्कर ठोस है, द्रव हम पानी पीते हैं द्रव है, गैस हम देखते हैं ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्लाज्मा कैसा है, दिखने में कैसा होगा ये, ठीक है। तो आप इसको समझिए, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है जब किसी कंटेनर में, ठीक, ये कोई कंटेनर है, ये कोई बर्तन है, ये हमने पैक कर दिया और इसके अंदर कोई गैस भरी है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, अणु दूर दूर है, कोई कंटेनर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इतना गर्म कर देते हैं कि आपको पता होना चाहिए जो गैस के अणु हैं, ठीक है। तो अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। सबसे छोटा कण है परमाणु, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। तो क्या होता है, इतना गर्म हो जाते हैं, ये इतना गर्म हो जाता है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मतलब धनायन और ऋणायन में आयनित, मतलब हम कह सकते हैं कि गैस क्या हो जाती है फ्रेंड्स, आयनित हो जाती है। इतना आप याद रखिए, इतनी हमने गर्म कर दी, ठीक है, इतनी हमने गर्म कर दी कि गैस क्या होगी फ्रेंड्स, आयनित हो जाती है, ठीक है। और वही आयनित गैस जो एक कलेक्शन आप कह सकते हैं, इसका ये पूरा जो है यही प्लाज्मा का रूप होता है, ठीक है। यही प्लाज्मा का रूप है। यही बताया गया है कि जब हम किसी गैस को इतना गर्म कर लेते हैं कि ऋणायन ही निकल जाता है उससे, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ रहता है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे नॉर्मली उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो एक एक गैसीय रूप में यहाँ पर रहते हैं, और यही प्लाज्मा की एक स्टेट इन्होंने बताई है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा की एक स्टेट है। अब ध्यान रखिए, हमने देखा कहाँ है, हमने देखा है फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपल आप इतना समझ जाइए। हमने देखा है कि प्लाज्मा टीवी, जो प्लाज्मा टीवी होती है, जैसे हमने एलईडी एलसीडी पढ़ी है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वगैरह, जो एलसीडी से भी अच्छी जो क्वालिटी है, प्लाज्मा काफ़ी पतली। प्लाज्मा टीवी में क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर ट्यूब है, आपको पता होना चाहिए पिक्चर ट्यूब जो पहले बड़ी टीवियाँ होती थी उसमें दिखती थी आपको, पिक्चर ट्यूब होती है। पिक्चर ट्यूब के अंदर प्लाज्मा भरा होता है। मतलब कैसा प्लाज्मा भरा होगा, गैसों के धनायन और ऋणायन रूप भरे होंगे। मतलब गैस को इतनी गर्म गैसें वहाँ भरी होंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पर लाइट हम करंट कर रहे हैं, टीवी का प्लग लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, सिंपल सी आप समझ जाइए, टीवी का प्लग लगाने पे ये गैसों के कण क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और ठीक है, ऋणायन निकल रहा है, धनायन भी निकला हुआ है, ठीक है। गर्म होने पर ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक लाइट हमें देते हैं जो कि टीवी के रूप में दिखता है, ठीक है ना। मतलब पिक्चर ट्यूब में हम इनको भरते हैं, किनको, ये जो गैस रूप यहाँ पर ये पिक्चर ट्यूब में भर रहती है, गर्म होने, ये जब लाइट हम देते हैं, इसको एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं, तो ये प्लाज्मा टीवी के रूप हमारे सामने होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, ठीक है ना। इसलिए काफ़ी महंगी टीवियाँ होती है प्लाज्मा टीवी। तो आप समझ जाइए, ठीक है। स्टार होते हैं, स्टार्स तारे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा के उदाहरण है, ठीक है। आप समझ जाइए, मेनली इसमें ये आप समझ जाइए कि ये वाला जो है प्लाज्मा टीवी का एग्जांपल है, इसलिए उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो गैसों के मतलब आयनित रूप होता है, क्लियर हो गया आपको, केवल गैस आयनित हो रही है और कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड इसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ठीक है, सिंपल सा आप समझ जाइए पहले। वैसे इसको लैब में ही बना सकते हैं केवल, बोस आइंस्टाइन की अभी कोई उतनी ज़्यादा खोज नहीं हुई है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, थोड़ा इसको आप समझ जाइए। कंडेंसेट मतलब होता है संघनित, कंडेंसेशन। बोस है
साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। सत्येंद्रनाथ बोस साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना, उन दोनों के नाम पे दोनों ने खोज किया शुरू में इसलिए, ठीक है। तो दोनों ने खोज की ऐसा पदार्थ, उन्होंने पांचवें पदार्थ की परिकल्पना की कि एक अवस्था ऐसी भी है जो गैस के रूप में ही है, समझो आप, जो प्लाज्मा जैसी है, ठीक है, लेकिन ये बोसॉन को कणों से मिलकर बना है, ठीक है, बोसॉन। अब ये बोसॉन क्या है, ठीक है, ध्यान रखिए, पूरे संसार ब्रह्मांड में बोलते हैं कि पूरा संसार दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है। एक बना है फर्मियन से, एक किससे मिलकर बना है, फर्मियन, और एक मिलकर बना है बोसॉन से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ध्यान रखिए, फर्मियन से बने होते हैं, ध्यान रखिए आप इसको। और जो बोसॉन है, ये जो उनके बीच में बल लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच में लगता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल जो लगता है वो इन कणों के कारण लगता है, ठीक है ना। मेनली जो बोसॉन कण हैं, जो बोसॉन कण हैं वो क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, परम शून्यताप पर ठंडा करते हैं। ध्यान है कि उल्टा है, प्लाज्मा की स्थिति में हम गैसों को गर्म कर रहे थे, बोस-टाइंसिन कंडेंसेट की स्थिति में हम बोसॉन कणों को, क्लियर हो गया, अभी आप अंदर ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, बोसॉन कणों को परम शून्यताप, अब आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि परम शून्यताप क्या है, तो -273 केल्विन, नॉर्मली -273 केल्विन को, या 0.15 भी है, केल्विन को क्या कहते हैं, परम शून्यताप कहते हैं। इससे नीचे का ताप नहीं हो सकता है, ठीक है, परम शून्य ताप कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस पर हम ठंडा करते हैं, ठीक है, इस पर हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, गैसें क्या हो जाती है, एक इकट्ठे रूप में आ जाती है, ठीक है ना, इनका ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। सारे पार्टिकल क्या होते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं। कौन से पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल कह रहा हूं मैं, ठीक है, फर्मियन वाले नहीं, बोसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, एक उसमें ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में आ जाते हैं। ये ठंडा करने पर, यही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो सारे क्या करते हैं, ये पार्टिकल एक ही एटम की तरह, एक ही परमाणु की तरह व्यवहार करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, परमाणु की तरह। ध्यान रखिए, प्लाज्मा मैंने गर्म करके पाया था और बोस-आइंस्टीन में ठंडा करके, परम शून्य ताप माइनस में, इससे नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझ गए इसको, आप इसको रिवाइज कीजिएगा एक बार, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको, ठीक है। -273 केल्विन इसका परम शून्य ताप है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सॉरी, केल्विन नहीं, 273 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस आएगा, केल्विन नहीं आएगा। -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या है, परम शून्य ताप है, जिसको 0 केल्विन भी कहते हैं, ठीक है, 0 केल्विन कह सकते हैं यहाँ पर, केल्विन मैंने पहले लिख दिया था। तो आप इसको समझिए, एक प्रश्न ये बन सकता है आपको, बस थोड़ा हमने समझ बनानी है कि अभी इस पर खोज चल रही है और ये केवल लैब में बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसके प्रश्न हम आगे कर लेंगे, पहले यूनिट समाप्त हो जाए। तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।